हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? जुड़ जाएंगे फटाफट से, आ जाइए क्लास में, क्योंकि क्लास हो गया है लाइव। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5, क्लास 12 हिंदी। बहुत ही शानदार चैप्टर अगेज की रचना है। अगेज की रचना बहुत शानदार रचनाओं में से एक रचना है जिसका नाम है रोज। क्या नाम है बच्चों? रोज नाम है इस चैप्टर का। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ करके इस सेशन को अच्छे से देखिए, ठीक है ना? जुड़ जाइए जी बच्चों। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। बहुत ही शानदार क्लास। आइए हम लोग, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे ताकि पूरे सेशन को अच्छे से आप देख पाए, समझ पाए। मैं जरा फोन अपना चार्ज में लगा देता हूं। एक सेकंड भाई मेरे, एक सेकंड, बस एक सेकंड वेट करिएगा आप लोग। ला 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 ला। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने कुछ दिल के करीबों से। मिले हो तुम हमको बड़े करीबों से। टुन टुन। ए भाई मेरे, यस, हाँ हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। हमारा चैप्टर है रोज वात, ये चैप्टर है रोज, हाँ जी रोज ही चैप्टर है। और ये हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेज की रचना है। हम शॉर्ट में उन्हें अगेज के नाम से जानेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी, जिनका जन्म बच्चों 7 मार्च 1911 को होता है। 7 मार्च 1911 को। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार अपनी तरफ से शेयर लगा दीजिएगा, अपनी तरफ से एक बार शेयर का बटन लगा दीजिएगा ताकि और भी बच्चे जुड़ पाए और बहुत मजे से हम लोग पढ़ पाए इस चैप्टर को। 4 अप्रैल 1987 को निधन होता है। मैं ये भी चाहूंगा कि आप सभी लोग चैट सेक्शन में ये लिखते चलिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया गांव में यहां जन्म स्थान था इनका। पंजाब के करतारपुर में मूल निवास। रगड़ के पूछने वाला सवाल कि अगेय जी का मूल निवास कहां पड़ता है? अगेय जी का मूल निवास कहां पे है बच्चों? तो पंजाब के करतारपुर में। कहां पे? पंजाब के करतारपुर में। इनकी मम्मी जी का नाम था, माता जी का नाम था व्यंती देवी और पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछता है बार बार। अगेय जी भाषा के बड़े ज्ञानी थे। इनको संस्कृत का नॉलेज था, अंग्रेजी का ज्ञान था, हिंदी का ज्ञान था। इसके अलावा फारसी, तमिल, अनेक भाषाओं का ज्ञान था इनको। किनको? अगेय जी को। किनको बच्चों? अगेय जी को। ठीक है, आइए आइए आपका इंतजार है। शिक्षा देखिए बच्चों, प्रारंभिक 4 साल ये लखनऊ में घर पर पढ़ाई किए थे। 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किए थे। इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। बीएससी 1929 फॉर्मन कॉलेज से। यह सवाल पूछता है कि अगेय जी ने बीएससी किस कॉलेज से किया? फॉर्मन कॉलेज, लाहौर, पंजाब, जो कि वर्तमान में लाहौर कहां पड़ता है बच्चों? पाकिस्तान में पड़ता है। ये एमए अंग्रेजी से किए थे, लाहौर से ही। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो गए थे जिसके कारण कि आगे की पढ़ाई रुक गई थी। तो ये एमए किए अंग्रेजी विषय से और साइंस से बीएससी था। 1929 में फॉर्मन कॉलेज से ये पढ़े थे। ठीक है, इनका व्यक्तित्व देखिए, पर्सनालिटी देखिए, सुंदर थे एकदम, हैंडसम व्यक्ति, लंबा शरीर, गठीला एकदम, सुरुचि, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, डिसिप्लिन व्यक्ति थे, अनुशासित व्यक्ति थे। क्या थे बच्चों? एकदम अनुशासित थे। अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट थे।
बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते थे। इंट्रोवर्ट लोग बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। गंभीर थे, चिंतनशील थे, मितभाषी, एकदम अच्छे अच्छे शब्द बोलते थे, मीठे शब्द बोला करते थे, अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध जाने जाते थे। इंट्रोवर्ट का मतलब ये होता है बहुत गंभीर लोग, बहुत कम ही बोलते हैं वो लोग, बहुत कम बोलते हैं। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास अलग अलग स्थानों पर रहने का और परिभ्रमण करने का, घूमने का इनको मौका भी मिला। और ये सब संस्कार बचपन में ही मिल गया था, तो घूमना फिरना इनको अच्छा लगता था। ठीक है, क्योंकि इनके फादर का ही इधर उधर ट्रांसफर होता रहता था। बागवानी, बाग बगीचों में काम करना, घूमने का काम करना, स्टडी का काम करना, दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में इनकी दक्षता थी, कई सारे काम कर लेते थे। हस्तकला जानते थे, फोटोग्राफी जानते थे, शिल्प जानते थे, ये सब जानते थे ये। इसके अलावा यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में कई देशों में ये साहित्यिक यात्राएं भी की हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बच्चों। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार भी इनको दिया गया है। देश विदेश के अनेक यूनिवर्सिटीज में, अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इनको निमंत्रण भी दिया गया है, आमंत्रण भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये पत्रकारिता भी किए हैं। सैनिक आगरा, विशाल भारत कोलकाता, प्रतीक प्रयाग, दिनमान, ये सब पत्रिका का नाम है। सैनिक पत्रिका कहां से निकलती थी? आगरा से। विशाल भारत कहां से? कोलकाता। प्रतीक कहां से? प्रयाग से। दिनमान पत्रिका दिल्ली से। नया प्रतीक दिल्ली से। नवभारत टाइम्स नई दिल्ली से। थॉट बॉक, एवरीमैन्स अंग्रेजी में संपादन हुआ करता था। तो ये पत्रकारिता भी किए हैं। और ये सब सवालों से बच्चों ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। मैं चाहूंगा आप सब लोग इन सब चीज का स्क्रीनशॉट, आपके पास बुक तो होगा ही, ये सब पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा। ये इनकी कृति है बच्चों, ये इनकी रचना है, ये इनकी रचना है। इस रचना में से आपको 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखनी शुरू किए थे ये। अब ये सवाल पूछता है अंग्रेज जी कितनी वर्ष की अवस्था में कविता लेखन का काम शुरू कर दिए थे? तो क्या कहोगे जी? 10 वर्ष। कितने वर्ष की अवस्था में बच्चों? 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू किया इन्होंने। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करते थे। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक भी लिखा था इन्होंने। इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था बचपन में। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका थी जिसका नाम था आनंद बंधु, वो निकालते थे। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका, भाई ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी घर में हस्तलिखित पत्रिका जो निकालते थे उसका नाम क्या था बच्चों? आनंद बंधु। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था इन्होंने। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। पूछेगा अंग्रेजी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? स्काउट पत्रिका, जिसका नाम था सेवा। क्या नाम था? सेवा। और कब? 1924 में। 1930 के बाद ये रेगुलर रूप से, नियमित रूप से लेखन में आ चुके थे। और ये तमाम इनकी रचनाएं हैं, तमाम रचनाएं हैं। छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया, ये सब कहानी है। शेखर एक जीवनी, अलग अलग भागों में, प्रथम भाग, द्वितीय भाग। नदी के द्वीप इन्हीं की रचना है। अपने अपने अजनबी इन्हीं की रचना है। ये सब उपन्यास है। उत्तर प्रियदर्शी इन्हीं की रचना है, जो कि एक प्रकार का नाटक है। बच्चों ये सब सवाल बड़ा रच के पूछता है, और मैं चाहूंगा कि आप ये सब जो नाम मैं लिया हूं ये तो बिल्कुल याद रखना। क्या? उत्तर प्रियदर्शी किनकी रचना है? अंग्रेजी की। अपने अपने अजनबी किनकी रचना है? अंग्रेजी की। नदी के द्वीप इन्हीं की रचना है। छोड़ा हुआ रास्ता इन्हीं की रचना है। ये तेरे प्रतिरूप इन्हीं की रचना है। हरी घास पर क्षण भर ये इन्हीं की रचना है। ऐसा कोई घर आपने देखा है? इन्हीं की रचना है। ये जो मैं नाम लिया हूं ये एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ये आप सभी को बच्चों याद होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर आप हिंदी में बोलिए। तो मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं क्या? मैं भी तो हिंदी में कह रहा हूं ना, मैं तो सब हिंदी में ही बोल रहा हूं। उत्तर प्रियदर्शी को तो मैंने ऐसा कुछ नहीं अंग्रेजी में बोल दिया भाई। उत्तर प्रियदर्शी, नदी के द्वीप, ये सब रचना का मैं नाम ले रहा हूं। ये सब रचना का हम नाम ले रहा हूं, ठीक है ना? तार सप्तक,
पहला भाग 1943, दूसरा 51, तीसरा 1959, चौथा 1978 में। ये सब याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, ये सब पूरा चीज, ये जो रचना है ना, ये सब याद रख लीजिएगा। आगे आइए, ये तो ठीक है, उनके बारे में वैसे डाला गया है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है यहां से स्टार्ट होता है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा पड़ेगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं चाहूंगा आप सभी लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं, आंगन में प्रवेश करते हैं, रोज चैप्टर का नाम पढ़ते हैं, रोज चैप्टर को पढ़ते हैं और ये एक मन में क्वेश्चन मार्क लेके चलते हैं कि आखिर अज्ञे जी ने इस रचना का नाम रोज ही क्यों सोचा। आखिर उन्होंने इस चैप्टर का नाम रोज क्यों रखा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। अज्ञे जी के द्वारा एक गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहां पर प्रस्तुत है। उनकी एक रचना थी जिसका नाम था गैंग्रीन। गैंग्रीन, वैसे बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी होती है जब किसी व्यक्ति को पैर में, हाथ में कांटे चुभ जाते हैं और लंबे समय तक वो कांटा बाहर नहीं निकल पाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण पैर हाथ काटने भी पड़ सकते हैं। इतना जख्म, इतना मवाद फैल जाता है कि पॉइजन फैल जाता है, तो उस अंग को वहां से काट के अलग करना पड़ जाता है। इन्होंने एक रचना लिखी गैंग्रीन। गैंग्रीन का एक छोटा सा पार्ट निकाला गया है जिसका नाम है रोज। अब रोज क्यों चुना इन्होंने, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बता देंगे तो फिल्म का मजा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1934 में। और दूसरी बात कि आपसे पूछा जाए रोज कहानी की विधा क्या है, मेरा ट्रिक याद है जो मैं 2019 में ट्रिक बनाया था, यूट्यूब पे मिलियंस में बच्चों ने प्यार दिया था, परंतु वो वीडियो उपलब्ध नहीं है। उसके बावजूद हमने दूसरा फिर से वीडियो बना के आपको दिया है। अगर आप नहीं दिखे हो तो लिखिएगा हिंदी ट्रिक बाई अनु सर, तो वो आ जाएगा। हिंदी ट्रिक बाई अनु सर आप सर्च करते हैं तो आ जाता है। मैंने उसमें ट्रिक में बताया था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा, उसने रोज, उसने मतलब उसने कहा था, रोज मतलब रोज चैप्टर, तिरछी मतलब तिरछ, तो ये 3 चैप्टर कहा था, कहा मतलब कहानी। तो ये रोज चैप्टर भी क्या है बच्चों, कहानी है। क्या है, कहानी है। अब देखिए इस कहानी के अंदर का थोड़ा सा एक वातावरण समझ लीजिए आप। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा क्या कर दिया गया, रोज कर दिया गया। यह प्रेमचंद के बाद की एक श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में काउंट होती है। प्रेमचंद जी बहुत बड़े महान राइटर थे, आप सभी लोग जानते हैं। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ, एक महिला। अब मैं गृहिणी को हाउसवाइफ अगर बोलता हूं तो ये मत सोचना कि सर अंग्रेजी झाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। हम हिंदी लोग हैं, हिंदी अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा भोजपुरी बोल लेते हैं, तो ये हमने पर अच्छा लगेगा, ठीक बात। लेकिन गृहिणी शब्द के और ज्यादा समझावे खातिर हम हाउसवाइफ शब्द के प्रयोग करनी है, ताकि हाउसवाइफ से ज्यादा समझ हो जाला बच्चा लोग के कि हाँ हाउसवाइफ मतलब, क्योंकि आप सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो आप बताते हैं कि माय मदर इज हाउसवाइफ। तो गृहिणी बहुत शुद्ध शब्द है और ये जानना चाहिए, गृहिणी मतलब हाउसवाइफ और हाउसवाइफ मतलब गृहिणी। एक महिला है, एक गृहिणी है जो वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में किस प्रकार से ढलती जा रही है और उसके चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहां पर प्रस्तुत करते हैं। लेखक जी यहां पर, लेखक जो अज्ञे जी ने हैं, यहां पर बच्चों उनकी परिस्थिति, वातावरण और जो ढलते जा रही है उस वातावरण के प्रभाव से, परिस्थिति से, उनका बड़ा अच्छा कलात्मक रीति से यहां पर अच्छे से वर्णन किया है। उनके पति डॉक्टर है, डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में अकेला ही काटना पड़ जाता है। मालती नाम है उस गृहिणी का। क्या नाम है मेरे भैया, मालती। सभी लोग बताइएगा क्या नाम है, मालती नाम है। और मालती के पति डॉक्टर है, डॉक्टर है उनके पति जो। मालती उसकी देखभाल करती है, नहीं यहां पर उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है। यानी कि इन दंपति का, यानी कि मालती का एक पुत्र है जो कमजोर है, जो दुर्बल है, यानी कि कमजोर है, बीमार रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, हमेशा रोते रहता है, रोते रहता है हमेशा।
वो हमेशा सोता भी रहता है और रोता भी रहता है या रोता भी रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कामों में अपने को व्यस्त रखती है। मालती उस बच्चे की देखभाल करने के साथ साथ, मेरे भैया जी, मालती उस बच्चे की देखभाल करने के साथ साथ रात को 11 बजे तक, यह सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है कितने बजे तक बच्चों, रात के 11 बजे तक वो अपने को घर के काम काज में खूब व्यस्त रखती है। उसका जीवन उब और उदासी के बीच मशीन की तरह चलता रहता है। वो उब गई है, वो उदास रहती है, वो ऐसा काम करती है जैसे मानो उसका जीवन एक मशीन की तरह हो गया है। जैसे मशीन समय के हिसाब से स्टार्ट होता है, कट 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 अपना काम करता है, उसी प्रकार से मालती का जीवन भी यंत्रवत हो गया है। यंत्र मतलब मशीन की तरह हो गया है। अब देखिए, किसी तरह के मनोविनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गया, ना ही हंसी, ना ही कोई खुशी, ना ही कोई एकदम कॉमेडी, कोई उल्लास, कोई एक्साइटमेंट, कुछ भी नहीं है, कोई मनोरंजन, कुछ नहीं है। जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुली रही हो। ऐसा लगता है कि मालती अपने जीवन को बोझ समझ करके बस उसे ढो रही है, किसी तरह अपने जीवन को जी रही है, सॉरी गुजारा कर रही है। प्रसंगवश मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। भारत के मध्यम वर्गीय समाज में घरेलू स्त्री के जो जीवन होते हैं, जो घर की महिलाएं होती है, हमारी माता जी, बहन जी, भाभी जी, चाची जी, जो महिला लोग होती हैं, विशेषकर उनके साथ यह परिस्थिति जरूर बनती है। परंतु आज के तकनीक युग में, टेक्निकल युग में, यह हमारा जो परिवार है वो एक दूसरे को मनोरंजित करते रहता है। उन पर यहां पे लेखक का विशेष फोकस होगा। आइए आप सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचार उत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। ये सामाजिक प्रश्न बनेगा, इससे जरूर आइए यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं। स्टार्ट बच्चों, सब लोग अंत तक बने रहिएगा और कुछ पल के लिए आप समझ जाइएगा कि आप एकदम एक मूवी देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। आंखें खुली होनी चाहिए, कान खुला होना चाहिए और एकदम शांत चित्त से समझना, क्योंकि चैप्टर लंबा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बारीकी से आएगा और जहां मैं सवाल पूछूं वहां एकदम धड़ाधड़ रिप्लाई आना चाहिए, रगड़ कर रिप्लाई करिएगा जहां मैं सवाल पूछूंगा। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य जो नहीं कहा जा सकता, अस्पृश्य जो नहीं छुआ जा सकता, किंतु फिर भी बोझिल सा लग रहा था। एक घना सा सन्नाटा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। लेखक कुछ दूर पैदल चल करके जाते हैं, मालती के घर में जाते हैं। दोपहर का समय होता है। सूना आंगन में प्रवेश करते हैं। लेखक प्रवेश करते हैं मालती के घर के आंगन में, तो लेखक को भी ऐसा महसूस होता है कि अजीब सी एक यहां पे सांप की छाया मंडरा रही है। मतलब कोई खुशियां नहीं दिख रहा है, कोई ऊर्जा सकारात्मक नहीं दिख रही है, ऐसा नकारात्मकता दिख रहा है और एकदम सन्नाटा सा, बोझिल सा लगने लगा और ऐसा लगा कि कोई घर में आया है। तो मालती अंदर से आकर के, मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकलती है। मुझे देखकर थोड़ी खुश जरूर हुई है और फिर वापस चुप हो जाती है, पूर्ववत, जैसे पहले उदास थी। इस प्रकार से पहले उदास थी, मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जरूर जागी। थोड़ा एक्साइट जरूर हुई, थोड़ी सी मुस्कुरा भी दी, परंतु फिर पूर्ववत हो गई, पहले जैसी हो गई। फिर बोली, आ जाओ, मतलब अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और मैंने कुछ कहा भी नहीं, मैंने रिप्लाई भी नहीं दिया और बिना उत्तर का प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली भी गई। बोली, आ जाओ, और कह के चली गई। ये नहीं कि मैं बोल दे कि आई, अरे महाराज आई आई आई, तो ना ठीक, अरे आई महाराज आई आई। हम लोग के यहाँ अतिथि में क्या होता है, अरे फूफा जी, अरे आई 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 फूफा जी, फूफा जी चलते आएंगे, आई आई बैठे फूफा जी, अरे कुर्सी उर्सी लाओ, लो भाई कुर्सी लाओ। तब फूफा जी और सब पाए ठीक बानी नो। दंड प्रणाम करने के बाद तो हाँ बबुआ, अरे तन पंखा चालू करा बबुआ, तन जा मम्मी से कहे तन चाय बनावे के, तन मीठा पानी एकदम झटाझट तैयारी करा। ये सब होता है।
यहां पर देखिए क्या हुआ, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर मालती चल पड़ी। अब लेखक भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, लेखक पूछते हैं, भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहां नहीं है क्या? हमारे भारतीय समाज में महिलाएं पति का नाम नहीं लेती हैं। आधुनिक हम समाज की बात नहीं करेंगे, आजकल की जो आधुनिकता आ गई है, पत्नी कहती है राहुल जरा मैगी लेते आना तो। लेकिन पहले के पत्नी लोग, ए जी मैगी खाए के मन करता तनी एगो मैगी ले ले आइब त बाजार से, आ सुनी ना चीनी भी खत्म हो गई, चीनी ले ले आइब त। आधुनिक पत्नी, राहुल चीनी खत्म हो गया, चीनी लेते आना, ठीक है ना? इतना जल्दी चीनी खत्म हो, मैं बोल रही हूं चीनी लेते आना बस। तुम मार्केट के किंग हो, मैं किचन की क्वीन हूं। मैं बोल रही हूं चीनी लेते आना मतलब लेते आना। तो ये फासला है, ये फासला है, और वो हम चीजों को छोड़ते जा रहे हैं और खुद को कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं इस मामले में। ठीक है, कम्युनिकेशन है, भाषा के आधार पे हम बहुत ज्यादा इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, परंतु यहां पर समझने के लिए, वे यहां नहीं रहे क्या? वे शब्द का संबोधन पति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बच्चों? पति के लिए। हमारे घर में, आपके घर में कोई बगल से आता है, पड़ोसी आती है, चाची आती है, चाचा आते हैं, कुछ भी पूछते हैं, महिला होती तो कहते हैं नैखन काऊ, नैखन काऊ। ऊ मतलब इशारा हो गया उनके तरफ, किनके तरफ? हस्बैंड जी के तरफ। यानी कि पति के लिए यह इशारा किया जाता है। हमारे भारतीय समाज में घर की महिलाएं पति का नाम नहीं लेती है, इतना आदर, इतना सम्मान होता है उनके लिए। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, लेखक पूछते हैं वे नहीं है क्या? तो अभी आए नहीं है, दफ्तर में है, कार्य मालती के अभी आई नहीं, खान अभी ऑफिस में है। अच्छा थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30 बजे आया करते हैं। कितने बजे आया करते हैं? 1:30 बजे। अच्छा कब के गए हुए हैं? सवेरे ही उठ के चले जाते हैं, सवेरे ही उठ के चले जाते हैं, यानी कि सुबह में ही उठ के चले जाते हैं। मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। अच्छा, लेखक सोचे कि मैं अभी पूछने वाला था कि अच्छा तो मतलब वो चले जाते हैं हॉस्पिटल से बरही, तो तुम इतनी देर क्या करती हो? मैं सोचा कि ये बात पूछूं, लेकिन कहा मैंने मन में सोचा कि अभी तो आइले बनी, तुरंत आते आते इतना सवाल जवाब करने लगेंगे तो का ही सोचेगी कि ये आइल बड़े बुझाते इंटरव्यू ले आइल बड़ा, तिथि बड़ा चुपचाप अस्थिर रह, खा पिए सुत रह। तो इसलिए वो कह रहे हैं एक प्रश्न ठीक पूछना सही नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। अब कहीं आप जाते हैं ना कहीं रिलेशन में, तो आप बैठ करके चुपचाप नाश्ता पानी करने के बाद अपना दीवाल वाल देखते रहते हैं, तब कुछ कुछ पूछते हैं कि भाई देवलिया 10 इंच का होगा टाइम पास करने के लिए। लगातार नया अभी बनल बना ना ना बहुत बढ़िया, लेकिन वो घर हो गए तो बहुत अच्छा बात है, बहुत सुंदर। इस प्रकार से आदमी टाइम अपना ऐसे करता है। तो वो क्या करते हैं कि इधर उधर देख करके अपना टाइम थोड़ा वैसे बहला रहे हैं। मालती एक पंखा उठा लाई। पंखा बेना, हम लोग अपने समाज में उसको बेना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेना कहते हैं। और मुझे हवा करने लगी, बेना हिलाओ तरी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा ये सब का मुझे ना, ये सब मत करो, मुझे नहीं चाहिए, बेना मत हिलावा। पर वो नहीं मानी, ये रुकी ना, बेना हिलावे दी, रुकी। इतना घाम मैल बनी, पैदल चल के गर्मी लगा था, कैसे कहते नहीं कि ना हिलाई। तो वह नहीं मानी, पंखा हिलाती रही, यानी कि हवा देती रही। बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो, यहां तो लग रहा है कि भाव है, इतनी धूप में आए हो चल के और हवा नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ मुझे दे दो, मैं खुद पंखा कर लूंगा। वह शायद ना करने वाली थी, तभी दूसरे कमरे से एक शिशु के रोने की आवाज आई। जैसे ही मतलब पंखा, ना रुकिए, हम हाँक रहे हैं, पंखा हम ही कर दे रहे हैं। ना कहने वाली थी तब तक एक आवाज आया, यानी दूसरे कमरे से एक बच्चा रोने का आवाज आता है। आप लोग मजाक में मत लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं। शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा थमा दिया, उनको पंखा दे दी और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई करके उठी और भीतर चली गई। घुटने पर ऐसे महिला ऐसे हाथ दे करके उठती है ना, ऐसे उठ करके एक नहीं होता नीरस सा कि अब देखो इहो एगो टेंशन हुआ, ऐसा टाइप में करके
भीतर चली जाती है कमरे में। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा। लेखक कहते हैं कि वो मेरे सामने से जा रही है, मैं उसके दुबले शरीर को जाते हुए देख रहा था। उसकी दुबली शरीर, सोचा ये क्या है, यह कैसी छाया जो इस घर में छाई हुई है। मालती कैसी हो गई है, क्या हो गया है इस घर में, कैसा परिवेश हो गया, कैसा वातावरण है यहां का। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, यह ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है। लेखक मालती के क्या लगते हैं, दूर के रिश्ते की बहन, और लेखक भाई लगेंगे, मालती उनकी बहन लगती है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। वो उनको बहन से ज्यादा सखी कहना उचित समझते हैं, मित्र साथी दोस्त कहना उचित समझते हैं, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साख्य का ही रहा है, मित्रता का ही रहा है। हम लोग ज्यादा मित्रवत रहे हैं। दूर के रिश्ते में वो मेरी बहन है, लेकिन हम ज्यादा उसके साथ मित्रवत रहे हैं। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, एक साथ खेले हैं, एक साथ लड़ाई भी की है, एक साथ पिटाए भी हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। हम एक साथ पढ़ाई भी करते थे। हमारे व्यवहार में सदा साख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। हमारे बिहेव में हम दोनों एक दूसरे के साथ मित्रवत रहे हैं। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। बड़ा भाई बहन वाला वो सब व्यवहार नहीं रहा, हम मित्रवत ही रहे हैं। मैं आज कोई 4 बरस बाद उसे देखने आया हूं। लेखक मालती के घर कितने बरस बाद गए हैं बच्चों, 4 बरस बाद। पूरा चैट सेक्शन 4 बरस से लिख जाना चाहिए, अभी तुरंत लिख दीजिए आप सभी लोग। लेखक 4 बरस बाद उसे देखने आए हैं। जब मैंने उसे इससे पहले देखा था तब वह लड़की ही थी। जब मैंने 4 बरस पहले जब देखा था उसको तो वो एक लड़की थी, परंतु आज वो विवाहिता है। आज वो एक स्त्री बन गई है, महिला बन गई है, विवाहिता हो गई है, और एक बच्चे की मां भी हो गई है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर ही क्यों। लेखक कहते हैं कि मैं इससे पहले इसको लड़की के रूप में देखा था। ये लड़की थी, क्या थी, लड़की थी, लेकिन आज यह एक विवाहिता होगी, इसकी शादी हो गई, इसके बच्चे हो गए। मैं सोचा इसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा। कैसा परिवर्तन, परिवर्तन यही हुआ। मैं ऐसा सोचा नहीं था कि परिवर्तन कुछ विशेष हुआ होगा, परंतु बहुत विशेष परिवर्तन हुआ, और खास करके मालती के ऊपर। वो जा रही थी जब दूसरे कमरे में, तो उसके पीठ की ओर मैं देख रहा था और सोचा ये कैसी छाया जो विशेष करके मालती को परेशान किया हुआ है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर, चटाई पर बैठ गई। अतिथि पलंग उलंग पे बैठ जाते हैं, और कभी कभी जगह नहीं होता है तो मम्मी उम्मी नीचे ही बैठ जाती है ना। वैसे ही मालती भी बच्चे को गोदी में लेकर के नीचे बैठ जाती है। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर, लेखक कहते हैं कि मैं अपना कुर्सी उसी की तरफ घुमा लिया कि थोड़ा फेस टू फेस मिले तो बातचीत होगा। उसी की दिशा में होकर पूछा, इसका नाम क्या है। बचवा जोन बाटे, इसका नाम क्या है, पूछ रहे हैं कि इसका नाम क्या है। तो कह रही है क्या। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, भाई नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, लेकिन टीटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, टीटी। तो मालती के बच्चे का नाम क्या था, पुत्र का नाम टीटी। याद रखना सभी लोग ऑब्जेक्टिव सवाल कि नाम तो कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन टीटी कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं, टीटी कहते हैं बच्चों। आगे आ जाइए। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी, आजा आजा आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर घूर रहा था। देखता हुआ अपनी मां से चिपट गया, नहीं आया, और रुआसा सा होकर कहने लगा, रोने लगा, उहू करने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। मालती फिर उसकी ओर देखती है, बच्चे की ओर, और फिर आंगन की ओर देखने लगती है। काफी देर मैं मौन रहा। लेखक कहते हैं मैं काफी देर चुप रहा। थोड़ी देर तक तो वह भी मौन थी। आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। कह रहे लेखक कि मैं गया था तो मुझे यह था कि मालती कुछ बातचीत करेगी, कुछ पूछेगी, लेकिन मुझे ध्यान आया कि उसने तो कुछ बात ही नहीं किया। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, कैसे आया हूं, क्यों आया हूं, बस चुपचाप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई।
लेखक कहते हैं कि जब हमारा मित्रवत संबंध था, हम एक साथ रहा करते थे, खेलते थे, कूदते थे, मार खाए थे, पढ़ाई करते थे, क्या वो सब कुछ सिर्फ 2 साल में ही भूल गई मालती? मैं आया हूं तो मेरे आने का वजह भी नहीं पूछी कि कैसे हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, कुछ भी नहीं पूछ रही है। क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय वो विवाहिता नहीं थी, तो उस समय तो आजादी था, परंतु आज तो शादीशुदा है। पर फिर भी ऐसा मौन होना, मतलब जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मौन तो सही नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं पूछ रही हो। अगर अजनबी भी आ जाए तो थोड़ा हालचाल लोग पूछ लेते हैं, और मैं तो तुम्हारा इवन रिश्ते में एक भाई भी लगता हूं, और भाई से ज्यादा एक मित्र हूं, तो कुछ भी नहीं पूछ रही हो, इतना मौन क्यों भाई? मैंने कुछ खिन्न सा होकर, मेरे मन में थोड़ा अन्नस टाइप का हो गया, बड़का भाई बड़ी पूछा तो चत कुछ हुआ नहीं, भाई बड़ी बड़का अपना के गंभीर देखा हो तरी, इस तरीके का खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। लग रहा है कि मेरे आने से तुमको ज्यादा खुशी नहीं हुई। किसको? मालती को सुना रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कहीं और। तो उसने एकाएक चौंक कर कहा, कहा तनी फिर से कहिए तो खुशी ना भइलावे से, इस तरीके से उसने एकाएक चौंक कर कहा, यह हूं प्रश्न सूचक था, मतलब क्वेश्चन मार्क है। किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं, बस मालती इतना करके चुप हो गई, हूं करके चुप हो गई। मैंने भी कुछ नहीं बोला। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी। लेखक कह रहे हैं कि कुछ देर के बाद, थोड़ी देर बाद मैंने उसको देखा, तो मैं देखा कि वो मुझे ही देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते हुए। लेकिन जैसे मैंने उधर फेस किया, मेरा नजर उधर गया, तब तक वो अपनी नजर आंखें नीचे कर लेती है, हटा लेती है। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था। मैंने देखा उस आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो। ऐसा लग रहा है कि मालती अंदर ही अंदर कुछ लड़ रही है स्वयं से, किसी बीती हुई बात को याद करने की चेष्टा कर रही है, या किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनः जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। मतलब मन ही मन अंदर ही अंदर स्वयं से लड़ रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है, ऐसा उसके भाव नजरों में दिखा। किसके नजर में? मालती के नजर में। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रिश्ते टूटे हुए हो, उसको जोड़ने की कोशिश, कुछ व्यवहार बिगड़े हुए हो, उसको सही करने की कोशिश, परंतु हो नहीं पा रहा है। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतर ना पाए। ऐसा लग रहा है कि किसी जीवित व्यक्ति के गले में कुछ मढ़ दिया गया हो, वो उसे उठाकर, बोझ हो गया है वो उसे उठाकर फेंकना तो चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है। मालती को आंखों में देखकर कुछ ऐसा ही भाव लगा कि मालती स्वयं ही अंदर कुछ लड़ रही है, चेष्टा कर रही है, परंतु सफल नहीं हो पा रही है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। किवाड़ मतलब दरवाजा, खटखट खटखट खट। मैंने मालती की ओर देखा कि मतलब वो उठेगी नहीं तो मैं उठ के दरवाजा खोलूंगा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब बच्चे को अलग करके कहीं रख के उठी और किवाड़ खोलने लगी, गई दरवाजा खोलने। वे मतलब पतिदेव, वे यानी मालती के पति आ गए। वे यानी मालती के पति आ गए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। लेखक कह रहे हैं कि मैं पहली बार उन्हें देखा था, यद्यपि फोटो से तो मैं उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ, मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई, और हम दोनों मतलब मालती के पति और मैं लेखक भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में ऐसे ही आम बातचीत की। तब कहिए कैसा चल रहा है काम धाम? सब बढ़िया चल रहा है ना? आमदनी उमदनी ठीक हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, लगे रहिए। इस तरीके से आम बातचीत होती है, नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में, और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, जो सामान्य परिचय में बातें होती है, उस तरह की बातचीत हुई। एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बन करके
एक दूसरे को बचते बचाते हुए उस तरीके का परिचय हुआ। मालती के पति का नाम है महेश्वर, लिख दीजिएगा चैट सेक्शन में, पूरा चैट महेश्वर से भर जाना चाहिए। मालती के पति का नाम महेश्वर, उसके पुत्र का नाम टीटी। लेखक कितने बरस बाद आए थे बच्चों? 4 बरस बाद। लेखक मालती के दूर के रिश्ते के भाई लगते हैं, वो बहन लगती है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। मालती के पति महेश्वर, महेश्वर एक पहाड़ी गांव में सरकारी हॉस्पिटल था, डिस्पेंसरी था, वहां पे वो डॉक्टर थे। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं, जैसा उनका अपना ईश्वर ने क्षमता दिया है उसी के हिसाब से इस क्वार्टर में रहते हैं। सुबह उठ जाते हैं, 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे दोपहर को लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे के लिए चक्कर लगाने के लिए जाके घूम लेते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को भी देखने के लिए चले जाते हैं और जरूरी हिदायतें, जो भी सजेशन वगैरह देना होता है, दे देते हैं रोगी को। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, नित्य वही काम, डेली वही काम। उसी प्रकार के मरीज आते थे, वही रोज सजेशन दिया करते थे, वही नुस्खे, वही दवाइयां, सब कुछ वही था। मतलब वो समझो ना कि कोई काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, वो रिपीट, एक ही काम रोज, एक ही काम रोज। रोज सुबह उठे 7 बजे डिस्पेंसरी जाना, रोज गैंग्रीन वाले मरीज आते थे, हाथ पांव वैसे लेकर के, रोज उनको वही नुस्खा देना, वही सजेशन देना, हिदायतें देना, रोज वही दवाइयां, रोज एक ही काम, रोज 1:30-2 बजे आ जाना। वह स्वयं उकताए हुए हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, उकताए हुए हैं, और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। और गर्मी भी बहुत तेज थी तो बड़ा सुस्त सा दिखते थे, बहुत सुस्त दिखते थे। मालती हम दोनों के लिए खाना लेकर आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो? मालती खाना लेकर आती है। मालती, तुम नहीं खाओगी क्या? लागत खा ले बड़ू है, खा ली हो क्या तुम? महेश्वर बोले कुछ हंस कर, अरे वह बाद में खाया करती है, पीछे खाया करती है। मतलब पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ सनातन में होता है। ये हमारे भारतीय समाज में ऐसा होता है विशेष करके। हालांकि अब कुछ चीजें वैसी है, लेकिन आज भी वैसा है कि जब तक पति खाना नहीं खाते हैं, पत्नी नहीं खा पाती है। वो अपने सुहाग को हमेशा प्राथमिकता पे रखती है। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, महेश्वर मतलब मालती के पति, देख के बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बिना वक्त के खा रहे हैं, बताइए इतना टाइम हो गया, 2:30 बजने वाला है, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं, आपको तो मजा ही नहीं आएगा। अरे मैंने उत्तर दिया, वाह, अरे देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, बताइए भूख भी बड़ी होती है, दबा के आदमी गर्दन तक खाता है। पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा, थोड़ा मजाक कर दिए, लगता है हम खा रहे हैं तो मालती को थोड़ा कष्ट हो रहा होगा। तो मालती टोक कर बोली, मतलब नहीं, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती कहती है, मेरे लिए तो कोई नया बात नहीं है, ये तो रोज का ही वही हाल है। याद रखना, रोज, रोज यहां पे केयर करना, चैप्टर का नाम रोज है, ये रोज शब्द देखना कितनी बार आएगा, क्या आएगा। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, कर रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब अब वही लोग खाना खाए कि उनका कहला पर लोग हमेशा ध्यान दे, रो रहा था। क्योंकि आपने शुरू में ही पढ़ा कि टीटी थोड़ा दुर्बल है, कमजोर है, बीमार है, चिड़चिड़ा सा है। मैंने पूछा, ये हमेशा रोता क्यों है, यह रोता क्यों है? मालती बोली, अरे हो ही गया है ऐसा, एकदम चिड़चिड़ा सा हो गया है, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर। जब देखा था यूं यहाँ करत रहे बहन का, बुझाते नहीं के का ले, चुप नहीं कर रहा जात। डांट कर बोली, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। डांटने पे बचवा और रोने लगता है सब। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, ले जा ढेर रो, कबे से कपार खा के थैले बड़े, रो जितना रो, एक बार रो अपन आराम से। इस तरीके से मालती झनक करके उसको बिठा दिया और बोली, जा अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। जब लेखक और महेश्वर भोजन कर लिए तो 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल भी जाना है।
वहां एक दो चिंताजनक केस, थोड़ा सीरियस केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। महेश्वर कहते हैं कि आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, 2-3 को सीरियस केस आवे ऑपरेशन ऑपरेशन हो सके तो करना पड़े, तो थोड़ा मुझे जल्दी निकलना है। 2 की शायद टांग काटनी पड़े। कह रहे हैं महेश्वर जी कि ऑपरेशन करना है जी, लगता है 2 को मरीजवा का टांगे काटना पड़ जाएगा, पैर काटना पड़ जाएगा। गैंग्रीन हो गया है। क्या हो गया है? गैंग्रीन। और गैंग्रीन के बारे में मैंने आपको बताया, गैंग्रीन एक प्रकार की ऐसी बीमारी है बच्चों, जो कांटा वाटा चुभ जाने से क्या होता है, मवाद फैल जाता है, इंफेक्शन बहुत हो जाता है, पॉइजन हो जाता है, तो वो काटना पड़ता है अंग। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद करके आई, दरवाजा जाके मालती बंद कर दी, आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, बैठने ही वाली थी तो मैंने कहा देखो, अरे जाओ अब तो खाना खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूं, तुम खाना खा लो बच्चों। लाइट थोड़ी कटी गई, अच्छा लाइट तो चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब तो खाना खा लो, मैं उतनी दूर टीटी से मैं खेलता हूं, लो लो मैं इसके साथ खेलता हूं, तुम जाओ खाना खा लो। वह बोली अरे खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा। अरे ले, टीटी चुप चुप चुप, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत तो हो गया था। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के, एकाएक मैं चौंका, मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी, अरे ये कहां से, ये लाइन लगता है कट गया है क्या? नहीं ठीक है, ठीक है ना? हाँ, अस्पताल में ही 3 बज गए, एकाएक मैं चौंका, मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था खाने को? 3 बज गए थे, खड़के मतलब बजना, 3 बज गए। एकाएक मैं भी चौंका कि अरे 3 बजने वाला है भाई। लंबी थकी सी सांस लेकर के मालती कह रही है, 3 बज गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हो गया है, तीर मार ली है उसने, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई बड़ा कार्य संपन्न हुआ हो। थोड़ी देर में मालती फिर आई और मैंने पूछा देखो खाने में तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? तो कह रही है सब कुछ तो, अच्छा नहीं, खाने में तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था, सब कुछ तो हम लोग देख लिए थे, खा गए थे। तो कह रही है बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, और वहां बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही कह रही है, रोब जमा रही हो कि बहुत था। मैंने हंस कर कहा, लेखक कह रहे हैं हाँ बहुत था, मैं सारा भाजी तो हम खा गई नहीं है, आगे रोब दिखा रही हो, कह रहे कि हाँ बहुत था। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहां सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं, मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बरती जा रही है। कह रही है कि यहाँ सब्जी वब्जी होती नहीं है, बहुत दूर से बाजार से जाना वाना पड़ता है, कोई जाता है नीचे से तो मंगा लेती हूँ, मैं 15 दिन पहले गई थी तो लाई थी, वो बन गया। मैंने पूछा नौकर उकर कोई नहीं है क्या? अरे कोई ठीक मिला ही नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाएगा तो आ जाएगा नौकर भी। तो बर्तन भी तुम ही मांजती हो, तो और कौन मांजेगा? कहकर मालती क्षण आंगन में जाकर लौट के चली आई। मैंने पूछा कहां गई थी? अरे तो आज पानी नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ मालती? अरे तो रोज ही होता है, रोज ही यही हाल होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं है, आज शाम को 7 बजे पानी आएगा तब बर्तन मजेंगे। तो चलो चलो चलो, कम से कम तुम्हें तो 7 बजे तक तो छुट्टी हो गई ना। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई? मैं कह दिया भले उससे कि चलो 7 बजे तक तो तुम्हें छुट्टी हो गई, परंतु यह भी सोचा कि अब तो इसको रात को 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। अच्छा नहीं, वो बोलती है कि अब हाँ छुट्टी क्या खाक हुई, वो उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। मैं कुछ नहीं बोल पाया, तब तक टीटी क्या हुआ, रोने लगा, तो इसका ध्यान भटका दिया उधर।
रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। टीटी हमारे गोदिये में था, आ खिला रहे थे, लब तो रोके लगा, मालती था पकड़ता। थोड़ी देर फिर मौन रहा, चुप रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। मैं वो नोट लिखते थे। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली, यहां आए कैसे। इतने लंबे समय के बाद मालती को अचानक याद आता है। तब पूछती है कि अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ। मैंने कहा अच्छा अब के याद पड़ला पूछे के, अब ही याद आ रहा है। मैंने कहा अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने आएंगे यहाँ पे हैं? अच्छा तो एक दो दिन रहोगे ना? नहीं नहीं कल चला जाऊंगा। नहीं नहीं कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई, थोड़ी नाराज सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूं मालती से मिलने, किंतु यहां वो बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूं। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख आदमी हूं। वो बैठी है बात करने के लिए और हम अपना नोटबुक और कलम कॉपी दिखा रहे हैं यहां। पर बात भी क्या की जाए, ये भी सोच रहे हैं कि बात करने तो आया हूं पर बात भी क्या करी जाए। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घेरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि मैं भी उसी माहौल में ढलते जा रहा हूं। जिस माहौल में मालती, महेश्वर और टीटी है, उसी माहौल में मैं भी ढलते जा रहा हूं। मैं भी वैसा ही नीरस होते जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है मैं निर्जीव सा हो रहा हूं। जैसे, हाँ, जैसे वो परिवार है, यह घर है, जैसे मालती है वैसे मैं भी होने लगा। पर फिर भी मैंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो क्या? मैं चारों ओर देखा, रूम में कहीं किताब नहीं दिखा मुझे। मैंने पूछा कि मालती, हाँ, पढ़ती लिखती हो कि नहीं? यहां, यहां कहकर मालती थोड़ा सा हंसती। यहां, वह हंसी हंसी कह रही थी कि यहां पढ़ने को है ही क्या। जैसे होता ना कि यहाँ, यहाँ का दिल में पढ़े खातिर, यहाँ पढ़ने को है ही क्या, वो कहना यही चाह रही थी। मैंने कहा अच्छा, मैं वापस जाकर के जरूर कुछ पुस्तकें तुमको भेज दूंगा। और वार्तालाप फिर वहीं पे समाप्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी में? मतलब गाड़ी से? नहीं, पैदल। इतनी दूर? बड़ी हिम्मत किए हो। हाँ तो आखिर मैं तुमसे मिलने जो आया हूं, मिलने आए हैं, ध्यान रखना सभी लोग। ऐसे ही आए हो? एक सेकंड।
प्यारे बच्चों साउंड कब से नहीं है? यहां पर देख लो, थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मैंने विचारों के साथ आंगन से आते हुए बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि, बर्तनों से खिसने की दर्द वो आवाज आने लगा। बर्तन धोने लगी थी मालती, तो वो आवाज आ रही थी, एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे, मैं ऊँघने लगा। तो क्या हुआ? मैं यहां से पढ़ ले रहा हूं, यहीं से तो था, यहीं से ना था। तो क्या हुआ कि कह रहे थे कि मैं भी, मालती चली गई बर्तन धोने के लिए, मालती चली जाती है और मैं लेट जाता हूं और ऊपर छत होता है, मैं छत देखता हूं। थोड़ी देर के बाद मुझे भी ऊंघाई आने लगती है। वो बर्तन धोने की खनखनाहट सी आवाज और वो अचानक से आवाज टूट गया, सब कुछ शांत हो गया, इससे मेरी ऊंघाई भी टूट गई। मैं उस मौन में सुनने लगा। क्या? क्योंकि 4 बज रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। जब 3 बजा था ना, तो 3 बजे मालती कैसे बोल रही थी? अरे अभी सुनाई दे रहा है बच्चों? अभी तो सुनाई दे रहा है ना? अभी सुनाई दे रहा है बच्चों? सॉरी, मैं बाहर, वहां कोई आया था ना। अभी सुनाई दे रहा है क्या? एक बार बता देंगे आप सभी लोग, अभी सुनाई दे रहा है? ये वाला पार्ट तो हम लोग, 1 मिनट मैं देख लेता हूं कहां से आप लोगों को नहीं सुनाई दिया है। दे देते हैं रोगी को, मैं सुन लेता हूं। देखा था, कुछ नहीं बोल पाया। तब तक टीटी क्या हुआ, रोने लगा। मैं कल चला जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा कि वैसा ही है ही क्या, बड़ी। हाँ, कैसे हो लारी? हाँ, यहां से आवाज गई है। मैं देख लिया बच्चों कहां से आवाज गई है। आए कैसे हो, कहाँ गया वो? आए कैसे हो, मैंने कहा अच्छा यार, और क्या करेंगे, नहीं चल जाऊंगा। हाँ, आए कैसे हो, यहां से। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा आए कैसे हो लारी में, मैंने कहा नहीं पैदल आया हूं। अरे इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की है भाई। अरे हाँ, तो तुमसे मिलने आ गया हूं। अच्छा ऐसे ही आए हो? नहीं नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर के, मैंने सोचा बिस्तर लेके चलूं। अच्छा किया। यहां तो बस, तो कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली एक काम करो, तब तुम थके होगे, तुम लेट जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका। अरे रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी बताओ, मैं अगर लेट जाऊंगा तो तुम क्या करोगी? तो कह रही है अरे कि मैं बर्तन मांज रखती हूं। मैंने कहा वाह, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था बोलने का। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर के। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तन के घिसने की खनखन ध्वनि निकल कर मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे, मैं ऊँगने लगा। मालती यह कहकर चली जाती है बर्तन धोने जा रही हूं, और बर्तन धोने की खनखन सी आवाज आ रही है और मैं भी धीरे धीरे ऊंघाने लगा। एकाएक वो सारा स्वर शांत हो जाता है, वो स्वर टूट जाता है, मौन हो जाता है सब कुछ। इससे मेरी तंद्रा भी टूट जाती है। तंद्रा मतलब ऊंघाई होता है, ऊंघाई भी टूट जाती है। मैं उस मौन में सुनने लगा। क्या? क्योंकि समय 4 बज रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। मालती रुक गई थी और फिर मालती वही एक्टिविटी करती है जो 3 बजने पर की थी। क्या?
वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखा, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल बिना मन का, इच्छा नहीं है, अनैच्छिक, अनुभूति नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, अनुभूति विहीन नीरस मशीन की तरह वही थकी हुई आवाज में कह रही है 4 बज गए। एकदम लंबी सांस लेकर के, जैसे लग रहा है कि बड़ी तीर मार ली हो। जब किसी व्यक्ति के लिए 1 मिनट 1 वर्ष कटने लगता है ना पहाड़ की तरह, तो उसके लिए समय गुजरता है तो लगता है कि यार बड़ा समय निकल गया। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। मालती का जीवन एक मशीन की तरह हो गया था, प्रतिदिन वही काम। 3 बज गए, 4 बज गए, इस प्रकार से वो समय गिन रही है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मोटर का स्पीडोमीटर है, उस प्रकार से। न जाने कब मुझे नींद भी आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे, 6 भी बज चुका था, जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। तब तक लगा कि कोई आया, मेरा नींद खुला और मैं देखा कि महेश्वर, मालती के पति महेश्वर लौट के आ गए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली भी आ गया है। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी तो नहीं होगी। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, अरे आपने बड़ी देर की जी, बड़ी देर कर दिया आपने। इस प्रकार से मुंह पोंछ रहे हैं, क्योंकि सोने के बाद आदमी का चेहरा वैसा गंभीर गंभीर सा हो जाता है ना, उंघाई जैसा, तो वो पानी वानी से धोते हैं, लेकिन पानी तो है नहीं। याद आया कि 7 बजे पानी आएगा। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वरों में कहा, हाँ आज भी वही गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, एक करके आ गया हूं, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। मैंने पूछा कि गैंग्रीन कैसे हो गया था उसको, जिसका आपने टांग काट रहे हैं, वो कराए हैं ऑपरेशन। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? अरे कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे खासे मिल जाते हैं क्या? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले हाँ मिल ही जाता है, वही गैंग्रीन के होते हैं, हर दूसरे चौथे दिन 1-2 केस आ ही जाते हैं, नीचे बड़े अस्पतालों में सब हो जाता है। मालती आंगन से ही सुन रही थी सारी बात, अब आ भी गई पास में, बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाह काटाते हैं तो किसी का टांग काटाते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंस के बोले अरे न काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ पहले तो दुनिया में कांटे नहीं होते होंगे, ना ही किसी को कांटा गड़ता होगा, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटे के चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, किसी की बाह काट दिए, किसी को टांग काट दिए। आज ही तो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, जिसे पहले कभी किसी को डॉक्टर कांटा नहीं चुभता होगा, पहले कांटा नहीं होता होगा। मालती बोल रही थी और महेश्वर हंस रहे थे। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूं, कह रही है कि मैं तो रोज कह रहे हैं, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूं, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल भी नहीं होता। पहले तो रात भर नींद भी नहीं आया करती थी, अब तो आदत सी हो गई है सुनने की। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप टिप बरसा पानी, मतलब टिप टिप की आवाज आई, मतलब पानी 7 बजे आने वाला था, पानी आ गया। मालती ने कहा पानी, ये खुश होकर के चली गई और उठकर चली जाती है खनखनाहट से। हमने जान गया कि बर्तन धुले जा रहे हैं, वो क्योंकि मांझ दी थी, सूख गया था बर्तन, अब खनखनाहट सी धुलने का आवाज आने लगा। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था, टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा होकर के मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। अब वो क्या कर रहा था, वो मालती की ओर जा रहा था। किसकी तरफ जा रहा था बच्चों? मालती की ओर। महेश्वर ने कहा उधर मत जा उधर, और उसे गोद में उठा लिया। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो रो करके सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी, तभी शांति आएगी, तब से उत्पात मचाएगा, अब रो रो के थक के सो जाएगा। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं क्या? गर्मी तो बहुत होती है। अरे होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं भाई साहब, पर ये लोहे का पलंग उठाकर बाहर कौन लेके जाएगा जी? अब के नीचे जाएंगे तो चरपाइया लेके आएंगे, अब की बार, अब की जाएंगे ना बाहर बाजार तो लेके आएंगे चरपाई। फिर कुछ रुक कर बोले देखिए आज तो आप आए हैं तो आज बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना फायदा तो हमें भी होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया।
और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूं, रुकिए रुकिए रुकिए, हम मिल करके बाहर निकालते हैं पलंग को। और दूसरी ओर से पलंग उठाकर हम निकलवा दिए, पलंग बाहर निकाल दिया गया। अब हम तीनों यानी कि महेश्वर, टीटी और मैं, महेश्वर, टीटी और मैं दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर, बातचीत करने का कोई टॉपिक ही नहीं था, कोई विषय ही नहीं था, उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से दोनों खेलने लगे। ये आजा 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 आजा, इधर आओ इधर आओ, अरे इधर आओ इधर आओ। इस तरीके से किसी प्रकार से मन बहलाने लगे, टाइम वेस्ट करने लगे, वेस्ट नहीं कहेंगे, पास कहेंगे। बाहर बहाकर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे अचानक से कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रोने लगता था, फिर एकदम से चुप हो जाता था, फिर चुप, फिर रोने लगता था। एकाएक ऐसी प्रवृत्ति हो जाती थी उसकी, तो कभी कभी हम भी हंस पड़ते थे कि अरे ये क्या कर रहा है, या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे कि अरे ये ऐसा ही है, कभी कभी अचानक से बीमार है, ये वो कुछ बात हो जाती थी। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, देखना थोड़ा सा आम लेके आया हूं, उसे भी धो लेना, पानी आनी आया है तो धो लेना उसे भी, थोड़े से आम लाया हूं वह भी धो लेना। तो महेश्वर कौन फल लेकर आए हैं बच्चों? आम लेकर आए हैं। महेश्वर कौन फल लेकर आए हैं, जरा बताइएगा सभी लोग। महेश्वर कौन सा फल लेकर आए हैं? आम लेकर आए हैं। कहां है? मालती पूछी कहां है? अरे देखो वही अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे होंगे। और किस में लिपटा था? कागज में। और वो कागज क्या था? मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए, आंचल में आम डाल ली। और जिस कागज में वो लिपटा हुआ था वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। वो कागज क्या था? अखबार का टुकड़ा था। बच्चों ध्यान रखना सभी लोग, वह कागज क्या था? अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में, अंधेरे प्रकाश में उसी को चलती चलती पढ़ती जा रही थी। फाड़ समझते हो? आंचल में ले करके जा रही थी और वह नल के पास जाकर खड़ी होकर उसे पढ़ती रही। जब दोनों पढ़ ली पूरा पन्ना, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक करके आम धोने लगी। मुझे अचानक से याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ था, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकलकर भाग जाना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ करके खाना। ये बचपन में बहुत लोग किया करते थे। लेखक कह रहे थे कि वही चीज हमें भी याद आ गया कि हम भी, एक सेकंड बच्चों, चोरी से क्लास से निकलकर, हाँ, कि हमें वो चीज दिन याद आ गया कि हम अटेंडेंस बना करके भाग जाते थे और बगीचे में पेड़ पर बैठ करके छोटी छोटी आमियां तोड़ करके खाते थे। मुझे याद आया कभी जब मैं भी भाग आता था और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन कर लौट आया करता था। आगे देखो, मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता उससे बहुत तंग हो गए थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी। बचपन की बात बता रहे हैं लेखक। एक दिन मालती के पिता ने उसको एक पुस्तक लाकर दिए और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखा कि इससे समाप्त कर चुकी हो, नहीं मैं देखूंगा कि तुम इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, बोली ठीक है। पर क्या उसने पढ़ी? वह प्रतिदिन उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। 10 गो पन्ना मतलब 20 पेज प्रतिदिन फाड़ के फेंक देती थी। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती थी, खेलती थी खूब, पढ़ाई नहीं, पन्ना फाड़ के फेंक देती थी, खूब खेलती थी। जब 8वें दिन उसके पिताजी से मुलाकात होती और पिता ने पूछा कि किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हां कर ली। पिता ने कहा जाओ लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुपचाप खड़ी रहती है। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटाती थी, बहुत मार खाती थी। पर वह अलग बात है। क्या ये वही मालती है? एक वो समय था जब ये पढ़ाई नहीं करती थी और पढ़ने के लिए मार खाया करती थी, और एक आज का समय है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती थी। क्या वही चंचल ये मालती है?
आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत हो गई है और एक अखबार के टुकड़े के लिए तरसती है। ये क्या है? देखिए पारिवारिक परिस्थितियां, इसलिए आजकल कुछ लोग कहते हैं ना कि जब लड़का या लड़की बहुत बदमाश हो जाते हैं तो लोग शादी भी कर देते थे कि शादी कर दीजिए अपने संभल जाएगा, जिम्मेवारी आ जाएगा तो कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, सब सीधे हो जाते हैं। और कुछ लोग बिगड़ भी जाते हैं, क्या पता। यहां पर देखिए मालती का विवाह के बाद की बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई, आप देखते जा रहे हैं। तभी महेश्वर ने पूछा कि रोटी कब बनाओगी? तो बस बस अभी बनाती ही हूं, टेंशन मत लीजिए। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तृण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती जब उसे छोड़ करके जा रही थी खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, वो मालती की ओर ऐसे हाथ फैला रहा था, रो रहा था, नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई, रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने दे रही है और दूसरे से कई कई छोटे अपने डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी, यानी काम कर रही थी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता छोटी छोटी बातों की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम और महेश्वर, हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी भी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोम जामा बिछा करके, चौपता जिसे कहते हैं, बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। किसको? मालती, उसको पलंग पर ही, टीटी को। वह सो भी गया था पर नींद में कभी कभी चौंक कर अचानक से उठ जाता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया पर तुरंत ही फिर लेट गया। वह अजनबी सा करता था, अजीब सा करता था कभी कभी। तो एक बार तो वह उठ गया और फिर बैठ गया, लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, एक काम करिए, आप सो जाइए, आप थके होंगे। वह बोले, अरे थके तो आप भी अधिक होंगे महाराज, 18 मील पैदल चलकर आप आए हैं। लेखक कितनी मील की दूरी पैदल चलकर आए हैं? 18 मील, याद रखना। हाँ जी बच्चों, अभी सही हो गया नेटवर्क? नेटवर्क सही हो गया होगा। मैंने महेश्वर से पूछा कि आप तो थके होंगे, एक काम करिए, सो जाइए, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, अरे थके तो आप भी अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूं। मुझे लगा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, और थके तो वो भी थे, लेखक भी थके हुए थे। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, कुछ बाहरी ऐसा नॉलेज हुआ, कुछ ऐसा संज्ञान में आया कि वह ऊंघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे, यानी कि वह ऊंघ रहे हैं, मतलब कौन ऊंघ रहा है? मालती के पति महेश्वर ऊंघ रहे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, बहुत गहरे विचार में तो नहीं थी, परंतु कहीं डूबी हुई थी, लीन हुई थी और धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर में देखने लगा। पूर्णिमा की रात थी, आकाश अनभ्र था, बिना बादल का। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। मैंने देखा कि वो दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली, दिन में एकदम बेकार लगता था, लेकिन रात को, चांदनी रात में वो चमक रही है, अत्यंत शीतलता मिल रही है, स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, चांदनी रात झर रही हो। बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने देखा पवन में चिड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चिड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। चिड़ के वृक्ष गाते हुए महसूस हो रहे हैं, गाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। गा कौन रहा था? चिड़ का वृक्ष। ऐसा लग रहा है उनको। कोई राग जो बहुत कोमल है किंतु करुण नहीं है, करुणा नहीं है उसके अंदर, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमग नहीं है। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरो उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी बड़े सुंदर दिख रहे थे। चमगादड़ जो रात को इधर उधर घूमते हैं,
मैंने देखा दिन भर की जो तपन थी, अशांति थी, थकान थी, दाह था, पहाड़ों में से भाप से उठ करके वातावरण में सब निकल के जा रहा है, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रही है। मैंने देखा जो दिन में तपन थी, अशांति थी, थकान था, दाह था, दहन जलन था, वो सब निकल करके भाप बन करके बाहर निकल रहा है। पर यह सब सिर्फ मैंने देखा। लेखक कह रहे हैं कि पर यह सब सिर्फ मैंने देखा, अकेले मैंने देखा। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन में डूब करके, अपने मतलब भोजन में निवृत्त होकर के दही जमाने के लिए मिट्टी का भोजन से निवृत्त होकर के, यानी कि भोजन करके, भोजन से छुटकारा पा करके दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी कि अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर कि 11 बजने वाले हैं, मैं कहने वाला था कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था, एक मशीन की तरह, और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। मालती इस सब इतनी सुनहरी चंद्रिका, चांदनी रातों को और इतने अच्छे मोमेंट्स को नहीं देख पाई। महेश्वर ऊँघ रहे थे, मालती को ये फुर्सत नहीं। मालती मशीन की तरह प्रतिदिन खट रही है, काम कर रही है, और ये जो भी दृश्य देखा सिर्फ मैंने देखा। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, मेरा मन हुआ कि मैं देखूं जरा चांदनी रात में एक बच्चा कैसा दिखता है, एक शिशु कैसा दिखता है। इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी सैसवोचित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा। मैं सोचा कि चलो जरा देखता हूं कि इस चांदनी रात में बच्चा कैसा दिखता है। मैं उसकी तरफ देखा, तब तक अचानक से वो क्या हो गया कि पलंग से नीचे गिर पड़ा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर चौंक करके उठ गए, बोले क्या हुआ? मैंने झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। वो खट सी जो आवाज आई थी ना, जब पलंग से नीचे गिरा था टीटी, तो वो खट सी आवाज मैंने सुना था। लेखक कह रहे मैंने वो आवाज सुना था और मेरे हृदय में करुणा आ गया, दया आ गया। चोट तो बड़ा बड़ा लगा होगा बेचारे को। कह रहे हैं कि चोट तो बहुत लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में सब हो रहा है, एक ही क्रिया की गति में तुरंत से सब हो गया। मालती ने रोते हुए बच्चे को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें तो लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। लेखक हाथ में उठाए थे टीटी को। मालती कहती है लाइए इधर, रोज इसको चोट लगा रहता है, रोज गिरता पड़ता रहता है। ये इस तरीके से खुन्नस सी एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध रह गया, मैं शॉक्ड रह गया कि अरे तुम एक मां हो। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन के भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं आया, मैं अंदर ही सुना कि अरे मां, युवती मां, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के लिए, ये इकलौता बच्चा है, इसके गिरने पर भी तुम ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। लेखक के मन में एक हृदय में विचार आया कि ये क्या बोल रही हो तुम, कि ये रोज गिरता पड़ता है, रोज चोटें लगते रहता है, इसको तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है? तुम्हारे सामने अभी सारा पहाड़ जैसी जिंदगी अभी पड़ी हुई है, अभी ये बच्चा इतना छोटा है और ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है? और अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने जाना कि जो मेरे मन में विचार आया था वो बात बिल्कुल सत्य है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। मैंने देखा कि सच में उस घर के अंदर कोई गहरी काली छाया जरूर मंडरा गई है, उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घून की तरह लग गई है और पूरा परिवार लिपट गया है उसमें। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत सब कुछ शांत हो गया था। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी भी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या देख रही थी? चंद्रिका को देख रही थी या तारों को देख रही थी? तभी 11 का घंटा बजा। रात को 11 बज रहा है।
मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अचानक किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। जैसे ही 11 बजा, मैंने तुरंत मालती की ओर बिना देर किए मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी। 11 बज गए। जैसे 3 बज गए, 4 बज गए, उसी प्रकार से मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ मुक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। कितने बज गए? 11 बज गए। तो कहानी 11 बजने के साथ साथ समाप्त हो जाती है। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया बच्चों? प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बता दीजिए समझ में आ गया। एक बार चैट सेक्शन में आप सभी लोग बता देंगे समझ में आ गया बच्चों। ला 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 ला। बताइए सभी लोग, समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस, वेरी नाइस बच्चों। अब इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा चैप्टर जितना मैंने आपको लेखक परिचय, आपको पूरा चैप्टर पूरे अंदाज में अच्छे भाव में पढ़ाने की कोशिश किया हूं। आपके सामने यह कहानी घटना होती हुई दिख रहा होगा, आपको प्रतीत हो रहा होगा चित्रात्मक रूप से कि एक औरत, एक महिला, एक छोटा बच्चा, उसका पति जो डॉक्टर होता और एक लेखक आए हुए हैं 4 बरस बाद 18 मील की दूरी तय करके। जो लेखक रिश्ते में मालती के भाई लगते हैं और इस पूरे कहानी की नायिका मालती है। इस पूरे कहानी की नायिका कौन है बच्चों? मालती है। मालती के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूम रही है और यह कहानी है जो गैंग्रीन से लिया गया है। गैंग्रीन एक रचना है जो 1924 में शायद प्रकाशित हुई थी। अगेज की बहुत एक अच्छी शानदार रचना है जिसका और शीर्षक का नाम रोज क्यों रखा गया आप लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि मालती का जीवन रोज यंत्रवत हो गया था, नियत गति से चल रहा था रोज की तरह, इसलिए शीर्षक में उन्होंने रोज चुना। रोज क्या नाम चुना उन्होंने? रोज। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो जरूर लाइक कर लीजिएगा, ताकि आप आए थे, अटेंडेंस आपकी हो गई लाइक और आप अंत तक क्लास में उपस्थित रहे। इससे मैं चाहूंगा कि अगर आप अंत तक हमारी इस वीडियो को देखे हैं तो कमेंट करके जरूर जाइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग खूब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे सोशल मीडिया जितने भी पेजेस हैं सबसे जुड़ जाइए और अगर आपके आसपास में कोई क्लास 10th का बच्चा है तो प्लीज आप उसे हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करके बताइए कि SS 10th यूट्यूब चैनल एक हमारा 10th का चैनल है, SS 10th। इसको आप लोग खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों। मैं चाहता हूं आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो आपके आसपास में बच्चे हैं, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, लड़का लड़की कोई भी, आप उन्हें जरूर हमारे तरफ से एक हमारी आवाज बन करके उन तक पहुंचिए। हमारी इसमें जरूर मदद करिए। आप जहां पे भी हैं, आपके आसपास आपके रिश्तेदार के भाई बहन, आपके दोस्त, आपके दोस्त के भाई बहन, आपका छोटा भाई बहन, आपके पड़ोसी कोई भी हो तो आप उन्हें जरूर बताएं यहाँ पे इस चैनल पे क्लासेस डेली हो रही है शाम 7 बजे, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है कि हम गांव-गांव के बच्चों तक पहुंचे और उन्हें पढ़ा पाए, और यूट्यूब पर ही क्लास हो रही है। तो आप लोग इस चैनल को खूब शेयर करिए, प्यार दीजिए आप सभी लोग, और कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। आप लोग खूब आगे बढ़िए, रिवीजन करते रहिए, मेहनत करिए, सभी विषय पे बराबर ध्यान दीजिए। सिर्फ एक विषय के पीछे दीवानगी नहीं होनी चाहिए। आप तो ऐसे आशिक हैं जिसको 5-6 सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए, ठीक है? यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंट, BST, जो भी रहा होगा, आप साइंस स्ट्रीम के होंगे, आर्ट्स स्ट्रीम के, कॉमर्स स्ट्रीम के, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसका आप एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी सब्जेक्ट पे बराबर फोकस कीजिए, खूब मेहनत करिए, रगड़ के मेहनत करिए, लिखने का आदत डालिए, रिवाइज करिए, सब कुछ बेहतर होगा। अपना कर्म करते रहिए। ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि बच्चों। काफी रात हो नहीं तो हुआ है, अभी 9:47 ही हो रहा है, बहुत सुंदर। फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा और लाइक करके और कमेंट करके जरूर जाइएगा और थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से।
मेरा सप्रेम रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, इस पर ध्यान दीजिए, इस चैनल पे ध्यान दीजिए और हमारे साइंस संग्रह एप्लीकेशन पर जरूर अपना फीडबैक दीजिए, रेटिंग दीजिए, रिव्यू करिए प्ले स्टोर पर जाकर के कि आपको हमारे साथ जुड़ करके कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।